हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर लेसन का जो नाम है वो विद्युत रसायन है। और विद्युत रसायन क्या होती है, किसे कहते हैं। देखो, ये भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध तथा पारंपरिक ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत धारा, देखिए दोस्तों, आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का जो अगर सूत्र की बात करें तो I बराबर Q/T होता है। यहाँ पर Q है वो आवेश है और जो T है वो समय है जो कि सेकंड में होता है। अगर हम Q का मान निकालें तो Q बराबर IT, इस प्रकार ये सूत्र आ जाता है। तो विद्युत धारा का मात्रक देखें तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम है एमीटर। तो देखिए दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहते हैं, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको अचालक कहा जाता है। विद्युत चालक है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक चालक होता है, एक विद्युत अपघट्य होता है। देखो, धात्विक चालक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा प्रवाहित होती है धात्विक चालक कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है वो धात्विक चालक होते हैं। और धात्विक चालक के अंदर विद्युत धारा जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है आदि धात्विक चालक हैं। यानी सभी जो धातु होते हैं वो धात्विक चालक कहलाएंगे। जबकि हम विद्युत अपघट्य की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा या उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये पदार्थ गलित अवस्था या जलीय विलयन में विघटित हो जाते हैं, यानी आयनित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आयन बनते हैं और इन आयनों के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे NaCl के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na+ और Cl- ये आयनों में वियोजित हो जाता है या आयनित हो जाता है। इसी प्रकार MgCl2 ये विद्युत अपघट्य होते हैं। अब जो विद्युत अपघट्य हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, देखो ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं उनको प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl है पूर्णतया आयनित हो जाता है जल में, KNO3 है, HCl है, ये सारे क्या हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में अल्प वियोजित होते हैं यानी आंशिक वियोजित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे CH3COOH है, NH2OH है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। इसी प्रकार जैसे H2CO3 है, H3BO3 है जो बोरिक अम्ल है, ये सारे। अब विद्युत अपघट्य विलायकों का चालकत्व है। देखो, धात्विक चालकों की तरह विद्युत अपघटनीय विलयन भी ओम के नियम का पालन करते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन या उसकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होने का गुण विद्युत अपघटनीय चालकत्व कहलाता है। अब इसके बाद में ओम का नियम क्या है, जैसा कि आप जानते हैं भौतिक अवस्था या भौतिक राशियों को स्थिर रखते हुए किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I चालक सिरों पर यानी चालक तार के जो सिरे हैं उन पर उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर स्थिरांक लगाते हैं जो कि R है। R एक स्थिरांक है जो कि प्रतिरोध कहलाता है और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है और जो विभवांतर है इसका मात्रक वोल्टमीटर होता है। अब इसके बाद में जो चालकता क्या है, देखो किसी विद्युत अपघटनीय चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता या विद्युत चालकता कहते हैं। इसको C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो R प्रतिरोध है तो C बराबर 1/R, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलेंगे, चालकता बोलेंगे। और इसका जो मात्रक होता है सिनेप्स होता है, ये सीमेंट लिखा हुआ है जबकि सिनेप्स होता है। या देखो नीचे 1/R है तो R जो
प्रतिरोध है उसका मात्रक ओम है, तो प्रति ओम या महो ये भी इसका मात्रक है। अब इस चालकता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जो कि निम्न हैं। देखो, विलय की प्रकृति, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होने पर चालकता का मान अधिक तथा कम होने पर चालकता का मान कम होता है। विलय की प्रकृति है वो इस चालकता को प्रभावित करती है, यानी विलय का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक है वो अधिक होने पर चालकता का मान ज़्यादा होगा और इसका मान कम होने पर चालकता का मान कम हो जाता है। इसके अलावा ताप भी प्रभावित करता है। ताप बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि होती है। इसका कारण ये है कि ताप बढ़ाने पर आयनों की गति बढ़ जाती है और विलय की श्यानता कम हो जाती है। इसी प्रकार विद्युत अपघट्य की प्रकृति ये भी चालकता को प्रभावित करती है। प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता से अधिक होती है। तो विद्युत अपघट्य की जो प्रकृति है ये भी चालकता को प्रभावित करती है। इसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? किसी विद्युत अपघटनीय चालकता का प्रतिरोध R निम्न बातों पर निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई के समानुपाती होती है और जो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों नियमों को हम संयुक्त रूप से देखें तो देखिए, R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, यानी कि चालक तार की लंबाई है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या चालक तार की मोटाई वो भी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोनों को अगर हम एक जगह करके लिखें तो R समानुपाती का चिन्ह L/A, L लंबाई है और A है मोटाई है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यदि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक स्थिरांक लगाते हैं जो कि रोह है, जो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध, जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं और इसका जो मात्रक है ओम इंटू मीटर ये होता है या ओम इंटू सेंटीमीटर इस प्रकार भी होता है। यदि L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो समीकरण 1 से, यानी कि इसका जो लंबाई है चालक तार की लंबाई है वो 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर हो तो R बराबर रो है, ये आ जाएगा। अतः विशिष्ट प्रतिरोध को निम्न प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, किसी विद्युत अपघटनीय चालक का विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा है। फिर विशिष्ट चालकता क्या होती है? देखो, विशिष्ट चालकता किसी विद्युत अपघटनीय चालकता के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं या कप्पा द्वारा भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए, कप्पा बराबर L/ρ है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से हम जानते हैं कि R बराबर ρ है L/A, तो ρ है बराबर RA/L आ जाता है और R बराबर ρ है जो कि समीकरण ऊपर 1 में और 2 में हमने देखा था। उन दोनों समीकरणों से कप्पा बराबर L/RA, तो कप्पा बराबर क्या आ जाएगा? C/L/A। तो इस प्रकार ये समीकरण 3 हमें प्राप्त हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि C बराबर 1/R होता है, तो 1/R के स्थान पर हमने C लिखा है। तो इस प्रकार ये समीकरण 3 प्राप्त होता है। अतः विशिष्ट प्रतिरोध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यदि L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर तो समीकरण 3 से K बराबर C, यानी कप्पा बराबर C, इस प्रकार ये आ जाएगी। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, किसी विद्युत अपघटनीय विलयन की विशिष्ट चालकता 1 मीटर दूरी पर तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले 2 इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन की चालकता के बराबर होता है। ये हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आणविक या मोलर चालकता। आणविक या मोलर चालकता को हम λm द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, किसी विलयन में विलेय 1 मोल विद्युत अपघट्य के मात्रा से उत्पन्न आयनों की चालकता को विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। इसे λm से प्रदर्शित करते हैं और इसे निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। देखो, दूसरी परिभाषा इसकी ऐसे है, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कप्पा तथा आयतन V जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल गुला हो
इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो जो आणविक चालकता है जिसको लैम्डा m द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं कप्पा इंटू v, इस प्रकार समीकरण 1 हमें प्राप्त होता है। यदि m ग्राम मोल हजार घन सेमी में विलेय हो तो 1 ग्राम मोल हजार अपॉन m में विलेय होगा। तो क्या होगा, अतः v बराबर हजार बटे m घन सेमी। समीकरण 2 से v का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू हजार अपॉन m, समीकरण 2 इस प्रकार आ जाता है। जहाँ जो m है वो विलेयन की मोलरता है और मोलर चालकता की इकाई है वो ओम यूनिट्स मीटर स्क्वायर और मोल यूनिट्स होती है। तो ये जो मोलर चालकता है उसकी इकाई है, यूनिट है। इसके बाद में तुल्यांकी चालकता क्या होती है। देखो किसी विलेयन में 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य की मात्रा से उत्पन्न आयनों की चालकता को उस विलेयन की तुल्यांकी चालकता कहते हैं और इसे लैम्डा EQ या AB ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इसको इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो E और Q है ये जो ऋणायन और धनायन है वो दोनों हैं। तो इसकी अन्य जो परिभाषा है या इसको इस प्रकार भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए किसी विद्युत अपघट्य के विलेयन की तुल्यांकी चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कप्पा तथा आयतन के गुणनफल के बराबर होता है, जहां V मिली में विलेयन का वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम विलेय होता है। तो अतः लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू V इस प्रकार यह आ जाता है। तो लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू जो V का मान हम रखें हजार अपॉन n यहाँ पर नॉर्मलता है। और तुल्यांकी चालकता की इकाई हम देखें तो ओम यूनिट्स सेमी स्क्वायर और EQ यूनिट्स ये होता है। EQ यहाँ पर एनाइन और धनायन है, यानी एनाइन और केटाइन दोनों हैं। आगे देखिए ऐसे विद्युत अपघट्य जिनकी तुल्यांकी भार और अणुभार समान नहीं होते उनकी तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बीच में निम्न संबंध होता है। तुल्यांकी चालकता बराबर मोलर चालकता अपॉन n अणुभार है या तुल्यांकी भार है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक आता है शेल स्थिरांक। देखो किसी शेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को शेल स्थिरांक कहते हैं। इसे हम इस लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः इस परिभाषा से लैम्डा बराबर L बटे A हम जानते हैं कि कप्पा बराबर L बटे RA होता है। ठीक है, तो ये मान हम इसमें रखें तो समीकरण 1 और 2 से हमें कप्पा बराबर लैम्डा बटा R ये प्राप्त होता है। और यदि R का मान हम रखें तो जो C बराबर 1 बटे R होता है तो इसका मान रखें तो लैम्डा इंटू C इस प्रकार ये मान आता है। तो यदि हम विशिष्ट चालकता के बराबर देखें तो विशिष्ट चालकता शेल स्थिरांक बटा प्रतिरोध के बराबर होती है। विशिष्ट चालकता शेल स्थिरांक इंटू चालकता के बराबर होती है। तो कप्पा बराबर लैम्डा इंटू C। अगर शेल स्थिरांक की इकाई देखें तो मीटर यूनिट्स या प्रति मीटर होती है। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है कोलराउस का नियम। देखो कोलराउस के नियमानुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता जिसको लैम्डा अनंत EQ यानी एनाइन तथा केटाइन की आयनिक चालकता के योग के बराबर होता है। कोलराउस का जो नियम है उसके कुछ अनुप्रयोग हैं वो देख लीजिए। देखिए पहला है दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। देखो विभिन्न तनुता तथा अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करके निम्न सूत्र की सहायता से किसी विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात कर लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे करेंगे, अल्फा बराबर लैम्डा C अपॉन लैम्डा अनंत, जहाँ पर जो लैम्डा C है सांद्रता C पर मोलर चालकता है और लैम्डा अनंत है अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। तो ये तो पहला इसका अनुप्रयोग है। दूसरा है जल
के आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में। देखो कोलराउस के नियम की सहायता से जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। अनंत तनुता पर H+ तथा OH- आयनों की आयनिक चालकताएं इस प्रकार हैं 349.8 तथा 198.5 ओम मीटर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल यूनिट्स होती है। इसी प्रकार तीसरा अनुप्रयोग देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। कोलराउस के नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। देखिए विद्युत अपघट्य क्या है? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन अथवा उनके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन के नियम हैं, जिसमें फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम हैं और इनके दो नियम हैं, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त यानी एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित संपूर्ण आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होती है यानी समानुपाती होती है। यदि 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है या करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा m ग्राम हो तो फैराडे के प्रथम नियम से m समानुपाती Q, अगर Q का मान रखते हैं तो m समानुपाती IT और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक ही स्थिरांक लगाते हैं जो कि यहाँ पर Z लगाया है, तो m बराबर ZIT। यहाँ पर जो Z है वो एक स्थिरांक है जिसे मुक्त हुए तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान है भिन्न भिन्न तत्वों के लिए अलग अलग होता है और इनका जो मात्रक देखें तो ग्राम कूलाम होता है। तो ये फैराडे का प्रथम नियम था। अब फैराडे का जो द्वितीय नियम है, श्रेणी क्रम में जुड़े जब विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है या होती है। तो देखिए क्या जाएगा, अर्थात m समानुपाती E, m समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो स्थिरांक लगता है, तो स्थिरांक का मान निकाले तो m/E, तो m1/E1 बराबर m2/E2, तो m1/m2 बराबर E1/E2। यहाँ पर हम m1 m2 का मान रखते हैं तो फैराडे के प्रथम नियम से Z1IT/Z2IT बराबर E1/E2, जो हम जानते हैं कि m बराबर ZIT होता है, तो ये मान हमने यहाँ पर रखा, तो Z1/Z2 बराबर E1/E2, तो इस प्रकार ये मान आता है। अब विद्युत जो अपघट्य है उनके जो उपयोग हैं वो क्या है? देखिए धातुओं के संसरण से बचाने के लिए विद्युत अपघट्य किया जाता है। सजावटी सामान के रूप में, धातुओं का शोधन करने में, धातु के उत्पादन में, विद्युत मुद्रा और ब्लॉक बनाने में, यौगिक का निर्माण करने में। विद्युत रासायनिक सेल, देखो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है या व्यवस्था है जिनमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में अथवा किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न विलयनों में रखे हुए होते हैं। विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। तो ये दो प्रकार के हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, और इनमें जो इलेक्ट्रोड काम में आते हैं उन इलेक्ट्रोडों के जो मानक विभव होते हैं वो मानक इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रोडों पर जो विभव उत्पन्न होते हैं वो मानक इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। IUPAC के अनुसार जो मानक अपचयन विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। इसे जानने से पहले हमें ये जो कुछ बातें हैं इनका ज्ञान होना आवश्यक है। देखो अर्ध सेल
या इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। देखिए, प्रत्येक सेल के दो भाग होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। अर्थात किसी धातु की छड़ को उसी धातु आयन वाले विलयन में रखने से बना निकाय इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहलाता है। जैसा कि एक उदाहरण के द्वारा इसको देखें, Zn की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डुबोने से इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल प्राप्त होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। डैनियल सेल में एनोड जिंक इलेक्ट्रोड और कैथोड कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया और कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। जैसा कि इस समीकरण में Zn+2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और जो Cu+2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो CO में अपचित हो जाता है। ये अपचयन की क्रिया है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है, जब कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉपर धातु और कॉपर आयनों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न विभवांतर को कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। पहला है धातु इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति। देखिए, सभी धातु की इलेक्ट्रॉन संरचना अलग अलग होती है, अतः सभी धातुओं की इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। जो धातु अधिक क्रियाशील होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। विलयन में उपस्थित धातु आयन की सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव विलयन वापस धातु की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। ताप, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति विलयन में उपस्थित उस धातु के अणु की सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। अर्थात इलेक्ट्रोड विभव विलयन का ताप बढ़ने और घटने के अनुसार बदलता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, अगला पॉइंट है मानक इलेक्ट्रोड विभव। किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डुबोने पर धातु इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से हम प्रदर्शित करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव E के मध्य संबंध। देखिए, माना किसी इलेक्ट्रोड पर निम्न अभिक्रिया हो रही है, M, Mn, N+ और Ne। नेनर्स के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव के मध्य निम्न संबंध होता है। E = E0 + 2.303 RT log 10 और ब्रैकेट के अंदर Mn + NF। यहाँ पर जो E इलेक्ट्रोड विभव, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव, R है गैसीय नियतांक है जिसका मान है 8.312 जूल, और T है परमताप है, और F है वो फेराडे है जिसका मान 96500 कूलाम होता है। N इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और Mn है धातु आयनों की सांद्रता है। समीकरण 1 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, E = E0 + 0.0591 log 10 Mn + N। समीकरण 2 इस प्रकार भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इस समीकरण 2 से ये स्पष्ट होता है कि स्थिर ताप पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव धातु आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि Mn + 1 मोल अर्थात आइनॉक्स अंदर तक जाए तो E = E0 + 0.0591 log 10 1/n log 10 का मान
log 10 1 बराबर 0 होता है, तो E बराबर E0, अर्थात जब धातु आयन की सांद्रता Mn प्लस 1 मोलर होती है तो E का मान E0 के बराबर होता है। किसी ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड यानी रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर OX प्लस Ne ReD अपचाय का ये ऑक्सीकारक है। इलेक्ट्रोड विभव इसका मान होगा E बराबर E0 प्लस 0.0591 अपॉन N इंटू log 10 OX अपॉन ReD। इसी प्रकार E बराबर E0 प्लस 0.0591 अपॉन N इंटू log 10 रिएक्टेंट S अपॉन प्रोडक्ट। अब इसके बाद में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।